आ गए तो चलो देखो, पेपर नज़दीक आ गया होगा बोर्ड का, तभी तो आए होगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, पहले तो 6 क्वेश्चन आते थे, अब तो 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2023 से पहले 6 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 2023 से शुरू हो गया था 20 क्वेश्चन आना, और 24 का एग्ज़ाम आने वाला है। तो 2024 में जो इम्पोर्टेंट मैथ के बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं वो मैं करवाने वाला हूँ, और लगभग 500 से ऊपर ही क्वेश्चन करवाऊँगा। अगर आप वो 500 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप अगर बोर्ड के पेपर में बैठते हैं तो आप 20 में से 20 क्वेश्चन करके ही आएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुविकल्पी प्रश्न। अब जितने हो सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न मैथ में क्लास 10th के, मैं उस सभी क्वेश्चंस को करवाने का प्रयास करूंगा। और ऐसा नहीं है कि डेली केवल बहुविकल्पी प्रश्न ही हम लोग देखेंगे। अगर आज 20 क्वेश्चन मैं बहुविकल्पी के करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो अगले वीडियो में हम लोग 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, या जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे 20-20 क्वेश्चन का करके वीडियो आती रहेगी। अभी बहुत दिन बाकी हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर 1 महीने बचा होगा तब आप इस वीडियो को देखने आए हैं। अगर आप जल्दी में आए हैं 1 घंटे में पढ़ने के लिए तो माफ़ करिएगा, ये चैनल आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आप कृपया करके किसी और चैनल पे जा सकते हैं, क्योंकि इस पे मैं हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में ले जाके समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि अगर आपने बोर्ड में कुछ भी तैयारी नहीं कर रखा है तब भी आप अगर सवाल को लगाना शुरू करते हैं तो जो मैं सवाल बता रहा हूँ उस पे आधारित अगर और भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप आसानी से लगा सको। मेरी इतनी कोशिश रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी बस बता दूं इसका ये सही है उसका वो सही है, तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। अगर मैं 20 क्वेश्चन बता रहा हूं तो कम से कम आधा घंटा लूँगा, कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा भी हो सकता है 1 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन ही बताऊँगा। तो ऐसा कर करके जब मैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊँगा तो उसके बाद हो सकता है क्वेश्चन रिपीट करने लगें, क्योंकि अनसॉल्व पेपर है। सोल्यूशन मैं डायरेक्ट यहाँ करवाने वाला हूँ, अनसॉल्व पेपर है। और जितने भी उसमें ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, बहुत दिन से परीक्षाएं हो रही हैं बोर्ड की, तो उसमें पहले भी 6, ऐसा नहीं है कि पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं आते थे, पहले भी आते थे, कम आते थे, लेकिन अब ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि ज़्यादा आ रहे हैं तो कुछ और देगा उसी में से, बस संख्या बढ़ा दी गई है क्वेश्चन की। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं, और मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही समझ सकते हो। मैं कम से कम 500 से ऊपर करवाऊंगा, लेकिन एक ही वीडियो में नहीं, आने वाली और भी सारी वीडियो में मिला के 500 से ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बहुविकल्पी सभी क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बोर्ड का पेपर देने में भी 1 महीने बाकी है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कुछ भी ऐसे बाकी है। ठीक है, वैसे फरवरी में एग्ज़ाम होगा और अभी बहुत दिन बाकी है, 3-4 महीने बाकी है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। मेरा डिजिटल बोर्ड तो नहीं है तो मैं तो यहाँ से पढ़ नहीं सकता, तो मैं अपने इधर रखा हूँ क्वेश्चन, वहाँ से पढ़ता हूँ और आप यहाँ देखिएगा जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के बारे में हमसे पूछेगा कि चारों विकल्प, एक क्वेश्चन देगा उसमें 4 विकल्प रहेंगे, चारों विकल्प में से जो सही रहेगा उसका बस ट्रिक करना रहेगा। OMR शीट आती है, उस पर गोला बनाना रहता है, उसको गाढ़ा करना रहता है डॉट पेन से। ठीक है, तो अब वही काम हमको करना है। तो ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ विकल्प भी आप लोगों को दिखते रहेंगे, सब कुछ क्वेश्चन विकल्प उसका चार्ट जो होता है वो सब भी दिखेगा। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग वहाँ से देखिए। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो है, निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या की बात किया है क्वेश्चन में। ठीक है, अपरिमेय संख्या हमारा क्वेश्चन 1 है, अभी शुरुआत कर रहे हैं। अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये किसकी बात कर रहा है?
अपरिमेय संख्या, ये कौन है? अपरिमेय संख्या कौन है? अरे सर हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, सोचें फ़ोन से मोबाइल से कोई वीडियो देख के अंदाज़ा मार के चले आएंगे, तो ऐसा नहीं है। अपरिमेय संख्या बहुत आसान होती है। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन बोल रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन को समझना ध्यान से, उसमें पूछ रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे पहले हम जाने कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है? तो अब क्वेश्चन में 4 विकल्प दिख रहे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक अपरिमेय संख्या बता रहा हूँ तो इस पर आगे और क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे टाइम दे रहा हूँ ताकि आगे अपरिमेय संख्या वाला क्वेश्चन मिले तो हमको टाइम उस पर वेस्ट ना करना पड़े, हम डायरेक्ट उसको कर सकें। तो इसलिए पहला क्वेश्चन है तो इस पर टाइम दिया जाएगा और तुमको लेना भी पड़ेगा अगर पढ़ रहे हो तो। आई बात समझ में? तो चलो देखो, p/q के रूप में अगर लिख देंगे चारों में से किसी को तो वह परिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय नहीं ना होगी। अब क्वेश्चन में यही बोला भी है कि कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर अपरिमेय संख्या होगी तो इस रूप में नहीं लिख सकते, और अपरिमेय नहीं होगी तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो ध्यान, और एक बात याद रखना कि अगर कोई संख्या करड़ी में, यदि कोई संख्या करड़ी, करड़ी बोले तो ऐसा में हो तो वह p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। जब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको भी तो करड़ी में कर सकते हैं, तो अरे बेवकूफ़ों, अगर करड़ी में कर सकते हो और उसे करड़ी से बाहर भी तो निकाल सकते हो, तो तुम करड़ी में करके देखो ही मत, करड़ी से बाहर ही निकाल के देखो। यहाँ पे उस संख्या की बात की जा रही है, करड़ी में उस संख्या की बात की जा रही है जिसका हम वर्गमूल ना निकाल सकें। जिसका वर्गमूल अगर निकलता भी हो तो दशमलव में कई स्थान तक निकलता हो, उसकी बात की जा रही है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन में देखो, हमारा जो 4 विकल्प दिख रहा है उसमें पहला विकल्प है करड़ी में 7। तो सिंपल सी बात है, करड़ी में 7 का कोई मान नहीं होता है, तो वो करड़ी से बाहर नहीं निकलेगी। दूसरा है करड़ी में 5, नहीं, करड़ी में 3/7, ये भी नहीं है, 3 तो करड़ी में उसका मान बहुत ज़्यादा होता है, दशमलव कई स्थान तक। करड़ी में 2/, करड़ी में 5। तो यहाँ तक जितनी भी संख्याएं दिया है किसी का भी हम आसानी से मान नहीं निकाल सकते। लेकिन जो हमारा चौथा विकल्प है करड़ी में 75/, करड़ी में 48, वो देखने से लग रहा है कि कुछ उसमें हो सकता है। जो हमारा विकल्प नंबर 4 है, कुछ उस पर उम्मीद बन रही है कि ये होगा। अब टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे, अब जब हम पहले विकल्प के, पहला विकल्प जो हमारा करड़ी में 7 है उस पर कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसको जबरदस्ती हल करने की जरूरत नहीं। वो करड़ी में है, उसको बाहर निकालोगे दशमलव के कई स्थान तक जाएगा, तो दशमलव में जा रहा है, हमको p/q के रूप में लिखना है, ठीक है? तो पहला तो कोई चांस ही नहीं है। दूसरा भी करड़ी में 3 है, इसका भी चांस नहीं है। तीसरा में भी दोनों करड़ी में ऐसी संख्या है जिनको बाहर निकालने में दशमलव में आएगा। चौथा दिया है करड़ी में 75/, करड़ी में 48। चौथे विकल्प पे कुछ उम्मीद बन रही है। करड़ी में 75 शायद छोटी वाली करड़ी है, बटे करड़ी में 48, करड़ी में 75/, करड़ी में 48। इसमें क्वेश्चन को नहीं हल करना है, इसमें जो चारों विकल्प हैं उसको हल करके चेक करना है, ठीक है? तो अब देखो, इसको क्या लिख सकते हैं करड़ी में 75 को, तो करड़ी में 75 को अगर हम इसका गुणनखंड करें तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 5। तो 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75।
और इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 4 गुणे 4, 3 चौक के 12 चौक 48। अब ये कैसे मैंने सोच लिया, तो अगर ये तुम सोच नहीं पा रहे हो ना तो तुम्हारा 10 में पढ़ना बेकार है। 75 का गुणनखंड कर दो। इधर तो क्वेश्चन मैंने लगाया होगा, यहीं पे करते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं पहले क्वेश्चन पे। 75 का हम ऐसे गुणनखंड करेंगे तो पहले ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 पचे 25, फिर 5 इक्के में 5। तो इस 75 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 5, तो वही मैंने लिखा है। उसी तरह 48 का भी करेंगे, यहीं पे कर देता हूँ, नहीं यहाँ पे तो आंसर लिखेंगे ना, यहाँ पे करते हैं, नहीं तो यहीं पे कर देते हैं, आंसर नीचे लिख लेंगे। 48 है ना, 48 का करेंगे तो लास्ट में 8 आया है तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 इक्के में 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छक्के 12, 2 तीन 6, 3 इक्के में 3। तो मैं थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट लगा दिया हूँ कि ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 एक साथ कर लिया, 3 अलग लिख लिया। इसको अगर तोड़ूंगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, तो चारों 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। अब करड़ी है तो करड़ी में जब जोड़ा बनता है उस जोड़े में से एक ठो को बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसमें भी जोड़ा बन रहा है, देखो ये 4 4 का जोड़ा बन रहा है और ये 5 5 का। तो एक अठौरन के बाहर निकाल लो और जौने का नहीं बन रहा उसको वहीं में रहने दो। तो यहाँ से एक 5 बाहर आएगा, 3 बेचारा वहीं में रह गया, बटे नीचे से एक 4 बाहर आएगा, इसमें भी 3 बेचारा अकेला रह गया, तो ये भी उसी में रह गया। अब करड़ी में 3 से करड़ी में 3 उड़ गया, तो बचा कितना, 5 बटे 4। अब ये तो इस रूप का है P/Q के रूप का, जो 5 बटे 4 आया वो किस रूप का आया, P/Q के रूप का आया। इसका मतलब ये क्या है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या ये तब होता जब इसको इस रूप में नहीं लिख सकते, इसको तो मैं लिख दिया P/Q के रूप में, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसे हमारा 4 विकल्प सही है। जो चौथा विकल्प है हमारा वो सही है, डी विकल्प सही है, उसमें डी लिखा होगा, उसमें डी लिखा है, मैंने 4 लिख दिया है, तो हमारा डी वाला विकल्प उसमें क्या है, सही है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अच्छे से भली बात ही दिख रहा होगा। तो इसका सल्यूशन और ये क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन को लेके आते हैं, हो चुका होगा। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी कबाड़ स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, कबाड़ ही बोलेंगे क्योंकि डिजिटल तो है नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, 7 तो दे रहा है कम से कम, तुम्हारे लिए कबाड़ होगा क्योंकि और भी चैनल्स हैं जहाँ डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बोल रहा है करड़ी में 3 और करड़ी में 5 है, क्या है। अब विकल्प पे आओ। करड़ी में 3 और करड़ी में 5 है, ए पूर्णांक संख्या, ए बोल रहा है पूर्णांक संख्या, बी बोल रहा है एक अपरिमेय संख्या, सी बोल रहा है एक परिमेय संख्या, और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने इतना पंचायत किया क्यों किया, ताकि दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से हो जाए, टाइम वेस्ट ना करना पड़े। मैं बोला ना कि जो सवाल पे हम टाइम देंगे उस टाइप का अगर अगला सवाल आता है तो टाइम नहीं देना पड़ेगा, तो इसीलिए अब दूसरा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसमें लिखा है कि करड़ी में 3 और करड़ी में 5 है पूर्णांक, एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या, और यह इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, दोनों करड़ी में ही है, और जो करड़ी में होती है उसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो जब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते तो वह अपरिमेय संख्या हुई। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही है, विकल्प है बी। दूसरे क्वेश्चन में हमारा बी विकल्प सही है, जो कि हमारा है एक अपरिमेय संख्या।
एक अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, दोनों एक ही टॉपिक से सवाल थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे, ये छोटा सा आंसर है तो उस पर डिस्कशन बंद करके हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखो शो कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये 80% लड़के इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पता कि कुछ दूर जाके कट जाएगा। हमको तो कभी नहीं पता चलता कि ये कुछ दूर तक जाके कट जाएगा। शांत दशमलव का मतलब कि जब हम किसी भिन्न वाली संख्या में हर से अंश में भाग देते हैं तो वो दशमलव के बाद कुछ दूर तक जाके पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कभी कभी हम भाग देते जाते हैं और दशमलव के बाद भाग चलती जाती है, ख़त्म ही नहीं होती। तो जब ख़त्म ही नहीं होती तो ख़त्म कब होगी, ये चीज़ देखने के लिए हम एक तरीके का यूज करते हैं। वो तरीका हमको बता देता है कि ये दशमलव के बाद कुछ दूर जाने के बाद कटेगी, मतलब पूर्णतः विभाजित होगी, या फिर ये भाग जाती ही रहेगी चाहे जब तक मन तब तक देते रहें। तो अगर दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, और पूर्णतः विभाजित नहीं होगी तो अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, तो मैं शांत दशमलव के लिए कंडीशन लिख रहा हूँ। अगर वैसी कंडीशन बनती है तो शांत दशमलव होगा, नहीं बनती है तो शांत नहीं होगा, तो अशांत ही होगा। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ देख रहे होगे 4 विकल्प दिए होंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि दशमलव प्रसार शांत होगा। तो पहले शांत दशमलव प्रसार के लिए बात तो कर लें कि होता क्या है। शांत दशमलव प्रसार, व्हाट इज दिस शांत दशमलव प्रसार। अंग्रेजी ज़्यादा नहीं आती है, जितना आती बोल दिया। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, कैसे पता चलें कि ये दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड इस रूप का हो, किस रूप का हो, हर का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का हो। यम एन आगे पीछे भी कर सकते हो, चलो यम एन आगे पीछे ही कर देते हैं, शायद ऐसे ही बुक में लिखा होता है। 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप का नहीं है तो अशांत होगा। इस रूप का होने का मतलब 2 और 5 कंपलसरी है, ये आएगा। यम और एन के जगह कुछ भी आ सकता है, वो तो पावर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। नीचे यह होना चाहिए। अगर ई दोनों के अलावा कुछ और रहा, ये दोनों के अलावा अगर कुछ और रहा तो वो अशांत होगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक भी रहेगा तब भी शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों रहेंगे तब भी होगा। या तो कोई एक रहे या तो दोनों रहे, इसमें से कोई एक भी रहेगा तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं यहां से बाण मार के कि इसमें से कोई एक भी हो सकता है, इसमें से कोई एक भी हो सकता है। कहाँ हो सकता है इसमें से कोई एक भी, हर के गुणनखंड में। आई बात समझ में। अब देखते हैं जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें हर कौन कौन है। ये मैं बताने में भले टाइम लग रहा है, तुम लोग सोच रहे होगे कि अरे ये क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इस तरह तो पेपर में क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ एक एक पॉइंट। जब तुम सोचना सीख जाओगे तो इतना मेरे बताने का फायदा तुमको होगा और तुम देखते ही ट्रिक कर दोगे। मैं तो देखते ही ट्रिक कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन तुमको समझाना भी तो है, इसलिए टाइम जा रही है। तो ऐसा मत सोचना कि अभी 10-15 मिनट बीत चुके, अभी तीसरा क्वेश्चन ही चल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं। तो मैंने शुरू में ही बोल दिया था अगर 1 महीना बचा है तभी यहाँ रुकना, नहीं तो निकल लो। अब देखो विकल्प क्या दिया है। विकल्प दिया है हमारा 70/105,
77/210, 15/88, 88 और 3/160। तो इसमें हमारे 4 ठो हर हैं चारों विकल्प में। पहला है 105, तो एक बार मैं सबको यहाँ पे लिखता हूँ। अभी हम लोग तीसरे क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, आगे बहुत ज़्यादा नहीं भाग रहे हैं। पहला विकल्प ए में हमारा जो हर है, मैं केवल हर को लिख रहा हूँ 105। हमारा जो विकल्प ए है उसका हर है 105। तो 105 का हम करेंगे गुणनखंड। तो लो भैया कर देते हैं गुणनखंड। तो लास्ट में 5 है तो या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो 3 से ही काटते हैं। 3 तिरिक्के 9, 3 पचे 15। अब जब 3 से ही कटा तो बात ही खत्म ना, हल करने की जरूरत ही कहाँ है। मैं बोला शांत दशमलव प्रसार तभी होगा जब 2 गुणे 5 आए, मतलब 2 और 5 आए, इसके अलावा कुछ आ गया गुणनखंड में। पावर में कुछ भी आ सकता है, उसको बाद में सोचेंगे। पहले 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। भाई 3 आ गया, 3 आ गया तो अब काम खत्म इसका, ये अशांत हो गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। भले तुमको आता है आगे करना, टाइम बर्बाद थोड़ी करनी है, आगे नहीं करना है। 3 आ गया, बात खत्म। 3 आ गया तो आ गया, अब उसको आगे करने की क्या जरूरत है। जब हमको यहीं पता चल गया कि इसमें 3 आ गया तो शांत होने वाला नहीं है। अशांत को पूछा है तो अब हम बताएंगे नहीं कि ये है, क्योंकि पहले ही से 3 से ही शुरुआत हो गई। अब बी वाले विकल्प की बात करते हैं। बी वाले विकल्प में वहाँ पे दिख रहा होगा, बी वाले विकल्प में हमारा हर है 210, बोले तो 210। इसका भी कर लेते हैं गुणनखंड, देखते हैं क्या हाल चाल है इसकी। तो ये भी सिंपल, लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा। तो 2 दहा में 20, ऐसे नहीं काटते हैं, मैं जुट्ठे बुद्धि लगा रहा हूँ। 2 1 में 2, ये 10 को काटेंगे 0 बढ़ा के, 2 पच्चे 10। फिर हुआ 105 आ गया तो 3 से कटेगा। तो अब 3 से काटोगे क्यों, 2 आया था ठीक था, यहाँ भी 2 था, 3 फिर आ गया तो 2 और 5 के अलावा कौन रहेगा, तो बात गड़बड़ है ना। तो सिंपल सी बात है, हटा डालो इसको भी, दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरे विकल्प पे आते हैं 88। 88 को तो देख के ही समझ गए होगे कि 88 तो बहुत बेकार चीज है। पहले बहुत मेहनत करके 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 4 है तो कट जाएगा बेचारा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर कट जाएगा 2 1 में 2, अब कटेगा 11 से। अगर यह नहीं आया होता, ये 2 2 2 या कहीं एक जगह 5 भी आ गया होता तो शांत हो जाता, लेकिन 2 2 2 के अलावा ये 11 भी आ गया, और 11 भी इसमें नहीं है, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तो ये भी गया। अब बात करते हैं डी वाले विकल्प की। तो आज की नसीब ही गड़बड़ चल रही है कि पहला दूसरा न सही हो गया, डी वाला ही सही हो रहा है। ये इसका बी वाला सही हुआ तो ये एकदम बाकौआ सवाल था, और जिसपे मेहनत करनी थी उसका डी वाला सही हो रहा है, ताकि हमारा टाइम और जाए। तो टाइम जाने से उसका फायदा भी तो उठाओ, तुमको समझने को तो मिल रहा है कि क्यों नहीं है। जिस दिन समझ गए क्यों नहीं है, तो ये क्यों है वो अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अब देखो डी वाले विकल्प में हमारा जो हर है वो है 160। 160 बड़ा निक लग रहा है देखने में, क्योंकि यही आंसर होने वाला है। पहले तो 160 है, 2 से उड़ा डालो, 2 8 16, फिर 0, फिर 2 से काट डालेंगे, 40 दूना 180 होता है, फिर 2 से काटेंगे 20 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से कहाँ कटेगा, 5 से कटेगा। तो इसमें तो देखो ध्यान से, क्या इन दोनों के अलावा कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो डी विकल्प मारो सही। हमारा डी विकल्प क्या है यहाँ पे, सही है, डी विकल्प सही है। अब इसको उस रूप का कैसे लिखें सर, 2 के पावर यम क्या है, तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5, मतलब यम के जगह हम क्या लिख देंगे 5, इंटू 5 के पावर n लिखा है तो 5 1 बार आया तो पावर 1 लिखो या ना लिखो, बात एक ही। तो ये जो चीज लिखी है ये उसी रूप की तो है, तो जब उस रूप की है इसीलिए डी विकल्प हमारा क्या है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, और मेरे
फेस पे गर्मी अगर दिख रही होगी तुमको तो उसको ध्यान मत देना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बारिश वारिश हो नहीं रही है। तो अगर बारिश होती तो कुछ मौसम ठंडा रहता तो गर्मी नहीं होती, लेकिन गर्मी में ही वीडियो बना रहा हूँ। रात के टाइम इतनी गर्मी हो रही है, सोच लो दिन में कितनी होती होगी। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, यहाँ से पढ़ लो, फिर मैं इसको इधर शो करा दूंगा क्योंकि इधर हल करना है। कह रहा है 2.121112111 फिर एक 4 बार फिर 1 2। मतलब दिया है हमारा जो चौथे क्वेश्चन में, वो बोल रहा है कि 1.12 फिर 2 बार 1 2 फिर 3 बार 1 2 फिर ऐसे 4 बार 1 फिर 2, ऐसे डॉट 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 बढ़ रहा है। ठीक है, देखो गलत लिख दिया, ये 1 नहीं ये 2 है। फिर अब कह रहा है कि ये विकल्प में परिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है या अपरिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं है। ये बोल रहा है कि ये कैसी संख्या है, तो सिंपल सी बात है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और इसका जो दशमलव है वो अशांत है, और अशांत भी है और अनावर्ती भी है। आवर्ती और अनावर्ती का मतलब क्या है ये समझो। मैं आवर्ती बताता हूँ, अनावर्ती तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अशांत तो समझ में आ जाएगा यहाँ से, शांत और अशांत से। हम लोग आवर्ती की बात करते हैं। आवर्ती क्या बला है, बहुत अच्छी बला है। आवर्ती का मतलब जैसे हम कभी कभी भाग देते हैं, मान लो भाग दिया मैं ये वाला, मान लो दिया 10/9 10/3, जब इसमें हम भाग देंगे 3 तिरिक 9, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो ये 3 3 3 3 ऐसे आता रहेगा। तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है 3.3 का बार। ठीक है, इसका दशमलव अशांत है क्योंकि ये कभी विभाजित ही नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है, यह आवर्ती दशमलव प्रसार है, मतलब 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है, पहले हुए फिर कुछ देर फिर तुरंत हुए, ऐसे 3 बार बार आ रहा है, तो ये आवर्ती है। अगर दशमलव के बाद 3 ने आगे कोई और संख्या आ जाए, फिर 3 आए, फिर 3 के बाद फिर कोई और 2-3 संख्या आ जाए, फिर 3 आए, तो वो अनावर्ती है। तो ये कैसी संख्या देखने में लग रही है, 2 के बाद 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 बार 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, तो ये अनावर्ती संख्या है। ये कैसी संख्या है, ये आवर्ती नहीं है, ये अनावर्ती है। नाम भी बहुत निक है। ये आवर्ती नहीं है, ये अनावर्ती है। और जितनी भी संख्याएं अनावर्ती रहती हैं उनको हम अशांत तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ऑप्शन में दिया है अपरिमेय शायद। ठीक है, दिया है विकल्प नंबर सी अपरिमेय। तो चौथे में हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे मैं लिख के इसको सही कर देता हूँ, और उसमें दिया है अपरिमेय संख्या। यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन उधर दिख रहा होगा, विकल्प सब कुछ दिख रहा होगा। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो थोड़ा मैं अपना क्वेश्चन इधर रखता हूँ क्योंकि बार बार मैं एडिटिंग करूँगा उधर से इधर तो टाइम बर्बाद होगा। तो अपना क्वेश्चन तो मैंने इधर रख लिया। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है करड़ी में 3 करड़ी में 12 है। कुल पहले चैप्टर बस है कहा सोलो। करड़ी में 3 करड़ी में 12 है। करड़ी में 3 में 12 है, और विकल्प तो पढ़ो, बहुत निक विकल्प है, अभी उसी के बारे में सब कुछ बताया हूँ। पहला है परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, इनमें से कोई नहीं। परिमेय अपरिमेय, शुरुआत उसी से किया था। एक नई संख्या है अभाज्य। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती है। तो वो कक्षा 5 का सवाल है, अभाज्य संख्या क्या होती है।
तो करड़ी में 3 बटे करड़ी में 12 कैसी संख्या है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। उतना अदर नहीं, उधर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, करड़ी में 3 बटे करड़ी में 12 हमसे पूछ रहा है कौन सी संख्या है। स्क्रीनशॉट लेते रहना क्वेश्चन का, ठीक है। करड़ी में 3 बटे करड़ी में 12 कौन सी संख्या है। जो ऑप्शन में दिया है परिमेय, अपरिमेय और अभाज्य है, इनमें से कोई नहीं, उसी पे बात करेंगे। तो अभी सिंपल सी बात है कि करड़ी में 3 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन करड़ी में 12 का बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी वह कहीं ऐसे किया गया था, इसे फिर कर दो। करड़ी में 12 लिखा है, 12 का जब गुणनखंड करेंगे 2 छक्का 12, फिर 2 तिहाई 6, 3 एक्के में 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 3 बेचारा वैसे को वैसे पड़ा है, यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, 2 को 12 खींच लो, 3 अंदर में अकेले रह गया, 3 से 3 करड़ी वाला उड़ गया, 1 बटे 2 आ गया। तो ये किस रूप का है, P बाई Q रूप का है, कैपिटल Q, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। तो जो भी विकल्प हमारा परिमेय संख्या लिखा है उस विकल्प को सही कर लोगे। शायद पहला विकल्प ही दिया है, तो हमारा यहाँ से पहला विकल्प सही है, ए विकल्प इस क्वेश्चन के लिए सही है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, परिमेय संख्या। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन और बाकी है। वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, लेकिन चलता है पहले दिन, ठीक है। हम लोग उल्टा काम करते हैं, पहले दिन सब लोग छोटी वीडियो बनाते हैं, हम लोग बड़ा ही बना डालेंगे। क्यों, टाइम भी तो दे रहे हैं क्वेश्चन पे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते टाइम दे के तो देखो, फिर मैथ का मजा आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 वहाँ देखो ध्यान से, बोल रहा है द्विघात बहुपद। ओहो, चेंज तो हुआ कम से कम, कोई और चैप्टर आया तो आया, एक का चैप्टरवा में से 5 क्वेश्चन दे दिया, दिमाग खराब कर दिया। तो दिमाग खराब मेरा हो रहा है, तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुमको पढ़ना है, पेपर देना है, मेरा खराब हो रहा है एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन लगातार एक ही पेपर में पूछ देगा, इसमें से कोई एक भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 2 भी पूछ सकता है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस बार रिपीट भी कर सकते हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद x³ - 3 के शून्यक होंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमको विकल्प को हल नहीं करना है तो बहुत जल्दी से लगेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही लिखूंगा, नहीं तो उधर फेस गायब हो जाएगा मेरा। बोल रहा है x² माइनस, शायद 3 था, x² - 3 के शून्यक हैं। इस चीज का हमसे क्या पूछा है, शून्यक। शून्यक बोले तो 0, शून्यक बोले तो 0, मतलब इसका शून्यक क्या होगा, x के जगह हम ऐसा का रख दें ये पूरा 0 हो जाए, x के जगह ऐसा क्या रख दें कि ये पूरा 0 हो जाए। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि का रख दें 0 हो जाए, सोचने से अच्छा इसको हल कर लो। x² - 3 इसको 0 करना है तो इसी के बराबर 0 मान लो, 0 पता चल जाएगा किस पे होगा, ठीक है। गर्मी, गर्मी मेहनत करना पड़ता है हर कोई काम करने के लिए। पढ़ रहे हो तुम तो बैठ के आराम से पढ़ रहे होगे, तो मेहनत करो, सुविधा बहुत है तुम्हारे लिए, घर वालों ने दे के रखा है। इसका शून्य ज्ञात करना था तो इसी के बराबर शून्य मान लो, तुमको खुद पता चल जाएगा कि किस पे शून्य आएगा। अब x² उतार लेंगे, -3 इधर आएगा तो +3, और स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लग जाती है, करड़ी। ये प्लस और माइनस दोनों में आएगा, तो तुम जो मन करे वो रख दो, x के जगह वो 0 हो जाएगा। करड़ी में 3 रखोगे स्क्वायर होगा, करड़ी हट जाएगी, 3 में 3 घटेगा 0। माइनस भी रखते हो तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस करड़ी में 3 कोई विकल्प होगा उसको सही कर लो। चौथा है, अच्छा +-3 एक साथ नहीं दिया, अलग अलग करके दिया है। विकल्प हमारा शायद बी वाला है, माइनस करड़ी में 3 और कामा करड़ी में 3 प्लस में, तो यही वाला सही है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है ये बोला है, बहुपद बोलता तो तनी अच्छा भी लगता। नहीं है, ये कौन क्वेश्चन नहीं है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि नहीं है ये बताना है। अगर खोजना रहता कि है तब तो मेहनत लगती, नहीं है ये खोजना और आसान हो जाता है। तो बहुपद होने के लिए एक शर्त क्या है वो देखो। बहुपद कहते किसे हैं ये जान गए तो बहुपद है कि नहीं ये तो पहचानना एकदम आसान है। तो बहुपद की परिभाषा मेन है, चैप्टरवा का नाम है बहुपद, दूसरा चैप्टर, ये 9 में भी पढ़े होगे तुम लोग, ठीक है। तो बहुपद नहीं है ये बताना है, तो बहुपद कहते किसे हैं ये जानो। तो ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात शून्य और धन पूर्णांक हो, शून्य और धन पूर्णांक हो। धन पूर्णांक बोले तो पूर्ण संख्या, ऐसे भी बोल सकते हैं पूर्ण संख्या हो, 0 1 2 3 4 5, लेकिन अनंत तक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक बोले तो वह गिनती, बटे वटे में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए बस, और शून्य भी हो सकता है। अब चारों विकल्प में देख लो, जो चर है, चर बोले तो यक्स, यक्स के घात कहाँ पूर्णांक नहीं है या शून्य नहीं है, वही बहुपद नहीं होगा। तो विकल्प में देखते हैं, पहला विकल्प है -7। अब कहोगे -7 में कुछ है ही नहीं, अगर मतलब इनमें चर नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि x के पावर यहाँ 0 रहता है, क्योंकि पावर 0 का मान 1 होता है, तो इसको दिखता नहीं है, तो इस पर डिस्कशन मत करो। अगर चर नहीं आया तो और अच्छा बहुपद है, उस पर बात ही मत करो, वो बहुपद है। y² प्लस करड़ी में 2, इसमें चर y आया है, और प्लस करड़ी में 2 है, तो करड़ी में 2 भी वो एक बोले तो करड़ी में 2 को हम बोल सकते हैं अचर है, वो तो फिक्स है, 2 को हम थोड़ी 3 लिख सकते हैं अपने मन में। तो उस वो करड़ी में होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो वो भी बहुपद ही है, क्योंकि y की घात तो 2 है, चर की घात होनी चाहिए, जिसके चर की घात, करड़ी में 2 अचर है। तीसरा है 3 करड़ी में यक्स, वो तो गया बवाल, यक्स आ गया करड़ी में, यक्स आ गया करड़ी में, और यक्स करड़ी में होने का मतलब यक्स के पावर 1/2। तो ये परिमेय संख्या थोड़ी, ये परिमेय संख्या है, पूर्णांक थोड़ी है भाई ना, ये लिखा था ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या थोड़ी होनी चाहिए चर की घात, वो तो पूर्णांक होनी चाहिए, तो ये पूर्णांक नहीं न है। इसका मतलब हमारा विकल्प सी सही है। इसके लिए कौन सा विकल्प सही है इस क्वेश्चन के लिए? विकल्प सी, विकल्प सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है, तुमको भी आना चाहिए, नहीं आ रहा तो वैसे ही हंस लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निक है कि खराब है। स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, वहां से पढ़ो। कौन रेखीय बहुपद है? बोल दिया कि कौन रेखीय बहुपद है, चारों में से कौन रेखीय बहुपद है। तो सिंपल सी बात है, रेखीय बहुपद के लिए मैं कंडीशन बताता हूँ। रेखीय बहुपद कहते किसे हैं ये जान गए तो पहचानना, तो बहुपर नहीं बहुपद। रेखीय बहुपद का मतलब चर की अधिकतम घात, जो बहुपद होगा उसमें चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, चर की मिटा देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा। चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। अगर 1 है तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 1। अब देख लो उसमें कौन से बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है।
तो पहला में 2x माइनस 5 सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले में ये दिया है विकल्प ए जो दिया है 2x माइनस 5, इसमें x हमारा चर है और चर के ऊपर कुछ नहीं एक है, तो बस यही हमारा रैखिक बहुपद है। कितना इजी है। मैथ को पढ़ के तो देखो, जब समझ में आएगी तो लगेगा मैथ ही मैथ है सब कुछ और ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, तो समझना ज़रूरी है। तुम 10 में चले गए, ये दो लाइन का क्वेश्चन अगर समझने में तुमको दिक्कत हो रही है तो तुम बेवकूफ़ हो, बुद्धि भ्रष्ट है तुम्हारी। 2 लाइन के क्वेश्चन नहीं समझ सकते तो लाइफ को क्या समझोगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन कहाँ है, आपके बोर्ड पे, मेरे बोर्ड पे शो कर रहा होगा, तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ये अच्छा है क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद f ऑफ x बराबर, इसको मैं लिखूंगा, ये जो हमारा अल्फा और बीटा है ये बहुपद f ऑफ x बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हैं। मूल हैं बोले तो शून्य, कभी यहाँ निकाले तो शून्य ना, शून्य को ही मूल बोला जाता है। इस शून्य का दूसरा नाम, घर का नाम बोले तो क्या, मूल। अपना ही बोल के अपना ही भुला जाता हूँ। तो शून्य का दूसरा नाम है मूल। तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान होगा, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान बताना है। 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान बताना है। तो बताने में मेहनत कहाँ है, बता तो दोगे बहुत आसानी से, बस 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, पहले कुछ चीज़ें निकालते हैं तभी ना ये निकलेगा। तो ये जो बहुपद है f ऑफ x, ये इस रूप का है, किस रूप का, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद मतलब ax² प्लस bx प्लस c। ये जो बहुपद है ये इसके जैसा है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब हम इनकी तुलना कराएंगे तो a बराबर देखेंगे तो 1 है। कैसे पता चला, तो x² के बगल में a, x² के बगल में 1, a बराबर 1। यहाँ से ये a है, ये वाला एक a है, ये वाला एक b है और ये अचर c है। तो b बराबर भी आएगा 1 और c बराबर भी आएगा 1। ठीक है। तो क्वेश्चन तो मजे के छोटा वाला शो कर रहा होगा, मैं इधर से लिखता हूँ, तनी अच्छा लिखूंगा। ए बी सी निकल गया। अब जो मूलों का योगफल होता है तुम लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का मान है 1 बटे ए का मान है 1, तो कुल मिला जुला के ये आ गया -1। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, सी का मान है 1 बटे ए का मान 1, तो ये आ गया 1। अब हमसे मान पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, तो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पता है, इसको ऐसा बना दो कि उसमें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा आ जाए, मान रख के हल कर लो। तो ज़्यादा बनाने के लिए सोचना नहीं है, इसका इसमें इसका इसमें, तो अल्फा एक में अल्फा प्लस बीटा एक में बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, भिन्न का जोड़ है, अल्फा प्लस बीटा -1 बटे अल्फा इंटू बीटा प्लस 1, और ये है -1। तो -1 जो विकल्प होगा वही हमारा सही होगा, बी वाला विकल्प सही है। इसमें विकल्प नंबर हमारा बी जो है वो सही है। हो गया, 9 क्वेश्चन तो हो गए। अब बारी है 10वां, 10 और इसके बाद 10, यहाँ 9 हुआ, इसके बाद 10, उसके बाद और 10, कुल मिला के 20, उसको पढ़ना है। तो पहले मैं ये मिटाता हूँ, एक बार ये पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्वेश्चन से कंपेयरिंग करके तुमको लगाने में आसानी हो। तो हो चुका होगा। तो तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये डिस्कशन लिया गया है कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा वीडियो 45 मिनट से ज़्यादा जा रहा है। तो मैं अगर 1 घंटे की वीडियो बना देता हूँ तो मुझे अपलोड करते करते मेरे मोबाइल की हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज की शुरुआत थी, तो शुरू के 2 वीडियो में हम 10-10 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, फिर स्पीड बढ़ाएंगे। तो अभी 9 क्वेश्चन हुआ, मैं कोशिश करता हूँ 10वां क्वेश्चन अगर छोटा होगा तो बता दूंगा।
छोटा नहीं है, छोटा नहीं है। समीकरण दे दिया है, 2 समीकरण दे दिया है और ए का मान पूछा है, ठीक है। तो इतना भी बड़ा नहीं है कि बताया नहीं जा सकता, तो मैं बता देता हूँ। इधर का थोड़ा ये 2-3 क्वेश्चन वाला सोल्यूशन मिटा के, छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें 2 और 3 जो मिटा रहा हूँ, 3 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में से लिख लेना। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, इतने में ही उसका काम तमाम हो जाएगा। तो सोच लो बहुविकल्पी क्वेश्चन जो मुझे बड़ा लगा वो कितना बड़ा है, बस इतने बड़ा है, यही जगहिया में अट जाएगा। तो सोच लो कितना आसान है मैथ, ठीक है। देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन है कि ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण ए एक्स माइनस वाई बराबर 2, समीकरण दिया है ए एक्स माइनस वाई बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, ठीक है। उधर अब देखो वहाँ शो कर रहा होगा। ए का मान ज्ञात करना है। एक समीकरण दिया है ए एक्स माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा समीकरण दिया है 6x माइनस 2y बराबर 3, 6x माइनस 2y बराबर 3। तो इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं, 2 को इधर लेके आते हैं। तो ए एक्स माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये 0 है। और इसको क्या करते हैं, 3 को इधर लेके आते हैं। तो 6x माइनस 2y प्लस 3 इधर आके माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। तो ये 2 समीकरण है हमारे पास, एक ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और एक ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरण को हल करके हमको निकालना है, लाइट गड़बड़ हो रही है क्या? ठीक है, ठीक है, लाइट थोड़ी देर में कटने वाली है, तब तक निपटा देंगे। तो बोल रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए और ये 2 समीकरण दिया और उसमें कुछ कंडीशन भी लगाया है। कंडीशन है कि एक अद्वितीय हल होगा। कर दिया एकदम गरीबों वाली बात। वैसे गरीब तो हम भी हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो गरीब क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन गरीब क्यों लगा? क्योंकि बोल रहा है कि केवल एक हल है, केवल एक हल है। मतलब इनका जब हम रेखा, इन दोनों, ये रेखा का ही समीकरण होता है, तो इनका जब ग्राफ खींचेंगे तो एक जगह काटेगा, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख लो कि केवल एक हल के लिए कंडीशन होती है, केवल एक हल के लिए कंडीशन होती है a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ऐसा होगा तभी जाके एक हल हमको मिलेगा इस दोनों समीकरण से। तो तुम ऐसे देखो, इनका और इनका एक हल है। अब इसमें से हम अगर a1 a2 b1 b2 निकाल लें तो a का मान निकल जाएगा। तो अब a1 a2 सर होता क्या है? तो देखो, जो हमारा ये समीकरण 1 है उसकी तुलना हम कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और ये जो समीकरण 2 है इसकी तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो क्या हो जाएगा? a1 का मान, यक्स का गुणांक a1 है और समीकरण 1 की तुलना इससे करा रहे हैं, तो a1 बराबर क्या है? a है, क्योंकि यक्स के बगल में a है, यहाँ यक्स के बगल में a1 है, a1 बराबर a है, तो a1 की जगह a रख दिया, बटे है, बटे लगा लिया, a2 है, ये a2 है, a2 कहाँ है? यक्स के बगलिया में, और इसकी तुलना हम समीकरण 2 से करवा रहे हैं, तो समीकरण 2 में यक्स के बगल में 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, समीकरण 1 में b1 y के बगल वाला, y के बगल में कुछ नहीं, 1 है, तो ये 1 हो गया। b2 समीकरण 2 में y के बगल वाला -2 और ये -1 है, माइनस रहता है तो माइनस के साथ लिखते हैं, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 1 में 6, तो a नॉट इक्वल टू 6 बटे 2 उतार लेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो a नॉट इक्वल टू आएगा 3। तो जहाँ भी नॉट इक्वल टू 3 लिखा होगा वो विकल्प सही होगा, और मैं बता देता हूँ कौन से विकल्प में दिया है। विकल्प है हमारा बी, इसका भी विकल्प हमारा बी वाला जो है वो सही है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। तो अगले वीडियो में भी कोशिश करेंगे 10 सवाल को एकदम डिटेल से पढ़ें,
कोशिश तो थी आज की 20 सवाल करवाने की, लेकिन 10 सवाल ही हो पाए। लेकिन आने वाले समय में पॉसिबल हो जाएगा कि एक वीडियो में कम से कम 20 क्वेश्चन करवाया जाए, ठीक है। और जब भी मैं लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेके आऊँगा तो उसमें भी कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में लघु उत्तरीय है तो 5, दीर्घ उत्तरीय है तो कम से कम 2 क्वेश्चन करवा सकूँ, ठीक है। और बीच में एक मीडियम रेंज का भी आता है तो उसमें कम से कम 3 क्वेश्चन करवा सकूँ। तो चलिए देखते हैं, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। पहले यहाँ तो अच्छे से पढ़ो। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ में आया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, पूरा हो चुका है। अब एक बार मैं पूरा क्वेश्चन बारी बारी से इस पर छाप रहा हूँ, एक बार पूरे क्वेश्चन का भी तुम स्क्रीनशॉट ले लो ताकि सब क्वेश्चन एक बार में ही मिल जाए। तो हो चुका होगा क्वेश्चन का भी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। लास्ट में पूरा मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर एक बार क्या करूंगा, सॉल्यूशन सबका दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट करो ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।